नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। सारे आंकलनों और भविष्यवाणियों को नकारते हुए डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के प्रेजम्प्टिव कैंडिडेट तो बन ही गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि अगले प्राइमरी चुनाव में अगर हिलरी क्लिंटन हारती हैं तो उनकी उम्मीदवारी भी खतरे में पड़ सकती है। जैसे जैसे ये चुनाव नज़दीक आ रहा है, कयासों का बाजार भी गर्म हो रहा है। लेकिन फिलहाल देखना यह है कि इन चुनावों और प्रभावी चुनावी मुद्दों के साथ जो अमेरिकी जनमानस है वो किस तरह बदलता नजर आ रहा है। और साथ ही जो महत्वपूर्ण है भारत के नज़रिए से जो विदेश नीति है, विदेश नीति के हिसाब से देखा जाए तो दोनों उम्मीदवारों की क्या रणनीति है, भारत के नज़रिए से भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में किस तरह से दोनों जो उम्मीदवार हैं वो भारत के लिए किस तरह से रहेंगे अपनी विदेश नीति की रणनीति के हिसाब से। मेरे साथ मौजूद हैं कॉमोडोर रिटायर्ड उदय भास्कर, जो कि डायरेक्टर हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज़। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ मीरा शंकर हैं, राजदूत रह चुकी हैं कई देशों में, अमेरिका में भी राजदूत रह चुकी हैं। तीसरे खास मेहमान हैं संजय कपूर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हार्ड न्यूज़ मैगजीन के एडिटर हैं, और प्रोफेसर KP विजयलक्ष्मी हैं, SIS अमेरिकन स्टडीज़ GNU में पढ़ाती हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मीरा शंकर जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि इस बात को लेकर काफ़ी सेंसेशन इस वक्त अमेरिका में हो रहा है कि कम से कम 2 एनालिस्ट ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर 7 जून हार जाती हैं हिलरी क्लिंटन तो इस रेस से भी बाहर हो सकती हैं। वो हो सकता है, पर ये है कि अभी तक हिलरी के पास कैंडिडेट्स और डेलीगेट्स ज़्यादा हैं डेमोक्रेटिक पार्टी में। उनको शायद 70 या कुछ डेलीगेट्स की ज़रूरत है जीतने के लिए, नॉमिनेशन जीतने के लिए। कैलिफोर्निया एक बहुत बड़ा स्टेट है US में जी। जैसे कि उत्तर प्रदेश भारत के लिए है, वैसे कैलिफोर्निया US के लिए है। तो अगर वो कैलिफोर्निया नहीं जीत पाएंगी तो उसका प्रभाव पड़ सकता है, पर अभी ये एकदम से श्योर तरीके से कहने में कह नहीं सकते। आप झिझक रही हैं फिलहाल। प्रोफेसर विजयलक्ष्मी, आप इसे किस तरह से देखती हैं? क्या वाकई, क्योंकि बाजार जो है अमेरिका में इस पर प्रतिक्रिया भी देने लगा है कि अगर ऐसा होता है वाकई तो क्या बर्नी सैंडर्स वर्सेस ट्रंप की जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हम देखेंगे नवंबर में? क्या आपको लगता है कि इतना महत्वपूर्ण है ये वाला चुनाव आने वाला? जी बिल्कुल, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं डिफ़र करूंगी जो रीजंस आप बता रही हैं, क्योंकि मैं ये भी सोच रही हूँ कि बर्नी सैंडर्स को ये सबसे बड़ा चुनाव है। क्योंकि सैंडर्स अगर ये नहीं जीत पाते हैं तो इनसाइडर्स ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी जो हैं, जो उनके भी सपोर्टर्स हैं और भी हैं लोग, वो कह रहे हैं कि इस टाइम जो है बर्नी को निकलना चाहिए अगर ये जीत नहीं पाता है। और मैं उससे भी ये कह दूंगी कि वहाँ हिस्पैनिक लोगों की बहुत बड़ा संख्या है, और ये अल्पसंख्याओं का मतदाता है, वो जो कहते हो ना माइनॉरिटी वोटर्स, इस बार वो डिसाइड करेंगे इलेक्शंस अलोंग विद द वुमेन। ये बहुत ही स्टडी आफ्टर स्टडी आपको ये बता रहा है। और लेकिन माइनॉरिटीज और महिलाओं को लेकर जो है वो ट्रंप की किस तरह, वुमेन आर नॉट माइनॉरिटीज, नहीं अलग अलग बात कर रही हूँ दोनों की, अलग अलग इनको लेकर जिस तरह के विचार हैं ट्रंप के, वो भी सब जानते हैं जिस तरह के विचार उनके सामने आए हैं। जी जी हाँ। लेकिन ये जो फाइट है ना कैलिफोर्निया प्राइमरी में, वो बिटवीन बर्नी एंड हिलरी है। अभी ट्रंप को थोड़ी देर में देखेंगे। इन दोनों के बीच में जो मिलेनियल्स हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि हिस्पैनिक्स विल डिसाइड द इलेक्शन, ऐसे एक पोल सजेस्ट कर रहा है, वो सच भी है। और उन लोगों का संख्या इस बार बहुत बढ़ते आ रहा है, पिछले 2012 इलेक्शन से भी ज़्यादा। और ब्लैक्स तो ऑलरेडी कह चुके हैं और शो भी कर रहा है, काफ़ी रिसर्च शो कर रहा है कि हिलरी के पीछे वो बिल्कुल एकजुट होकर उनको सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि कैलिफोर्निया स्टेट में अभी प्रिडिक्शंस जो आ रहा है, 4 पोल्स जो है उसको 2-3% का डिफरेंसेस में हार जीत की बात हो रही है। हिलरी का 2% एडवांटेज है, उसका 2% है, ऐसे। और 3-4 पोल्स हैं जो हिलरी को बिल्कुल आगे कह रहे हैं। लेकिन मैथमेटिक्स ऐसा है कि जैसे एम्बेसडर शंकर ने भी कहा है कि 70 डेलीगेट्स की कमी है, और मैडम हिलरी को न्यू जर्सी तक जाना है, फिर उसके बाद वॉशिंगटन DC, उसमें भी उनका प्लेज डेलीगेट्स उनके साथ हो ही जाएगा, चाहे ये कैलिफोर्निया विन करें या ना करें। वो अगर जीत जाती हैं तो फिर तो वो कन्वेंशन तक जाएगी। वेल, बर्नी ऑल्सो विल गो, बर्नी भी जाएंगे। लेकिन मैं मानती हूँ कि बर्नी सैंडर्स के लिए भी
ये चुनाव जो है, कैलिफोर्निया चुनाव जो है, बहुत ही उनके लिए अहमियत भी महत्वपूर्ण और है। बेहद जी। महत्वपूर्ण है। कॉमरेड उदय भास्कर, आप इसे किस तरह से देखते हैं, खासकर जो आने वाला चुनाव है और जो आकलन है, पहले तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं जाननी चाहूंगी। तमाम अखबार रंग गए हैं इन आकलनों से कि अगर ऐसा होता है, क्लिंटन वाकई रेस से बाहर चली जाती हैं, तो फिर ये किस तरह का चुनाव होगा? अगर हम खेल का मुहावरा का इस्तेमाल करें तो कह सकते हैं कि ये जो अभी चुनाव है अमेरिका में, ये एक बहुत दिलचस्प मोड़ पे आया है। क्योंकि जैसे बाकी हमारे साथियों ने बताया है, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जिस प्रकार से हिलरी क्लिंटन मैडम और बर्नी सैंडर्स जी के बीच में जो इस वक्त एक प्रकार का कंपटीशन है नॉमिनेशन के लिए, कैलिफोर्निया उसके लिए बहुत ही अहम होगा, जैसे अभी प्रोफेसर विजयलक्ष्मी ने भी बताया है। परंतु अगर आप बड़े पैमाने पे देखें तो शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब और जिस प्रकार से वो अभी उभर के आ रहे हैं, उनको अभी सब लोगों ने कहा कि ये प्रिजम्पटिव नॉमिनी हैं, और इन तीनों के अगर आप स्पीचेस देखेंगे, उनका जो सपोर्ट बेस है, मेरा ये राय है कि एक है डोमेस्टिक फ्रेमवर्क या अमेरिका के जो अंदरूनी दायरे में तरह तरह के अभी मुद्दों के ऊपर कई प्रकार के टिप्पणियां आ रही हैं, और दूसरा है जहां तक अमेरिका और उसकी जो विदेश नीति है। आप इस वक्त विश्व में देखिए, यूरोप के अंदर किस प्रकार का चर्चा है कि नहीं, मैं विदेश नीति पे आऊंगी, पहले ये देख लेते हैं कि फिलहाल जो इनका इंटरनल जो एक कंपटीशन है, जो मुकाबला है, उससे कैसे बाहर निकलेंगे और किस किस के बीच ये मुकाबला होने जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठ रहा है, लोग ये भी कह रहे हैं, खासकर जो डेमोक्रेट्स हैं, कि क्यों नहीं बर्नी सैंडर्स जो है इस रेस से बाहर आ जाते हैं, क्यों वो इसको इस हद तक पहुँचा रहे हैं जहाँ पर कमज़ोर हो जाए पार्टी के उम्मीदवार। उसमें मैं एक ही बात जोड़ूंगा कि ये बर्नी सैंडर्स और हिलरी क्लिंटन के बीच में ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि आइडियोलॉजिकल या सिद्धांतों के ऊपर है। यानी कि इस वक्त बर्नी सैंडर्स और किन सिद्धांतों को हम उनसे जोड़ते हैं, और हिलरी क्लिंटन मैडम के ऊपर जिस प्रकार के आरोप खुद सैंडर्स साहब लगा रहे हैं, क्रोनिज्म, और जो बिल क्लिंटन साहब का छाया जो इनके ऊपर आ जाता है, और उनका जो व्यक्तिगत, मैं कहूँगा कि दो चीज़ शायद हम भारत में उतना रेखांकित नहीं हो रहा है। मिसेस क्लिंटन के जो इंटेग्रिटी के ऊपर, एक है वो पूरा ईमेल का किस्सा, बिल्कुल, दूसरा है बेंगाजी, जहां पे अमेरिका के एम्बेसी के ऊपर जो हमला हुआ था, और उनका किस प्रकार का वहां पे जो उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जिम्मेदारी कैसे निभाया है। बार बार जब मैं अमेरिका के अंदरूनी डिबेट में हम देखते हैं, उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर कई सवाल उठाए जाते हैं। दूसरा, बर्नी सैंडर्स साहब का जो मार्केट के बारे में और जिस प्रकार से उनको बार बार सोशलिस्ट कहा जा रहा है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी की जो अंदरूनी जो बहस है, जो संवाद है, ये एक बहुत खास पहलू है, और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बर्नी सैंडर्स साहब रेस से हट जाएंगे। बिल्कुल। संजय कपूर जी, आप इसे फिलहाल किस तरह देखते हैं इन आकलनों को? और ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या वाकई किसी को लगता था कि एक समाजवादी सैंडर्स जो हैं एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में यहाँ तक आगे बढ़ जाएंगे? और दूसरी बात ये भी कि जिनको बिल्कुल फजूल कहा गया और मजाक उड़ाया गया, ट्रंप, वो भी इस हद तक रेस में आ जाएंगे कि वाइट हाउस से उनकी दूरी जो है इतनी कम हो रही है। क्या वाकई ये भी अमेरिकी चुनाव जिसे कहते हैं कि बहुत प्रिडिक्टेबल है, फिर भी इतना अनप्रिडिक्टेबल है? ये समय मेरे ख्याल से अमेरिका का एक मिजाज दिखा रहा है कि वहाँ पर लोग बाग बदलाव चाहते हैं। उनको परेशानी है जिस तरीके से जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग आते हैं, इस समय हिलरी और बिल वो एक इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे एक नए चेहरे की, नई राजनीति की तलाश चल रही है। और बर्नी सैंडर्स की अगर आप सोशल मीडिया प्रेजेंस देखिए, आप जिस तरीके के लोग उनकी स्पीचेस या उनकी रैलीज़ में आते हैं, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि उसने मूवमेंट खड़ा कर दिया कुछ खास मुद्दों के ऊपर। तो जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, परंतु डेमोक्रेटिक पार्टी में वो तो पिछले कुछ थोड़े समय पहले आए हैं, वो ही इज़ अ सोशलिस्ट बाय द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ। तो इस तरीके से वो उन्होंने एक वहाँ पे एक ऐसा माहौल बना दिया है कि देश में बदलाव ज़रूरी है, और जो बात कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर जगह मिलनी चाहिए। और ये भी तो बात एक जो महत्वपूर्ण है कि ये adjustment भी की पता बात चल करते रहा है हैं। कि वहाँ एक तबका था कि दरअसल जो समाजवाद को भी पसंद करता था कि इतनी बड़ी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। तो ये दिखाई पड़ा है क्योंकि वहाँ पे पिछले 2008 के बाद तो जो ज़मीनी हालात हैं काफ़ी बदल गई है, लोगों काफ़ी परेशान हैं, आर्थिक जो मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं, जो फिगर्स वगैरह आती हैं कि नौकरी वगैरह बढ़ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव कर रही है, पर वो सब मार्जिन पे है। वहाँ पे काफ़ी हद तक बेरोज़गार हैं लोग बाग, और सोच रहे हैं कि किस तरीके से एक नई व्यवस्था क्रिएट करी जाए जिसके अंदर उनको फिर से जगह मिल सके। वो जो विज़न है कुछ हद तक ट्रंप दिखाता है, कुछ हद तक बर्नी सैंडर्स दिखाता है। ये अभी तक हिलरी उस
जो ये मुद्दे हैं उनको एड्रेस नहीं कर पा रही यानी है। आप ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रास्ट है अमेरिकन सोसाइटी का, दरअसल वो बर्नी सैंडर्स और ट्रंप के बीच ज़्यादा नजर आता है बजाय इसके हिलरी क्लिंटन और ट्रंप के बीच। ये बिल्कुल सही बात है। उसके किसी वजह से मैं कहता हूँ कि बर्नी सैंडर्स के पीछे अगर आप मोमेंटम देखें, जैसे कैलिफोर्निया में भी आप देखिए तो जितने भी नए वोटर्स को उन्होंने जिन्होंने एनरोल किया है पिछले 3-4 महीने के अंदर, उसमें 80 से लेकर 90% लोग बाग बर्नी सैंडर्स को वोट देना चाहते हैं। जितनी भी, जैसे इन्होंने मिलेनियम के बारे में बात करी, 18 से लेकर 34 साल की उम्र में भी 80 से 90% लोग है ना सैंडर्स को कर रहे हैं। तो एक अजब तरीके का उसने मोमेंटम बना रखा है। वो लोग एक पुरानी पीढ़ी उससे इत्तेफाक ना करे, वो सोचें कि बर्नी सैंडर्स डिस्टेबलाइज करेगा, जिस तरीके के अल्फाज, जिस तरीके की ज़ुबान का इस्तेमाल करता है, उससे बना वहाँ पर वो मेल नहीं खाती है उसके अमेरिका की जो तबीयत है या उसके जो पूरा मिजाज है, उस तबीयत नहीं है, वो उससे इत्तेफाक नहीं करती है। पर मुद्दा यह है कि आज की तारीख में वहाँ पर लोग वह बदलाव चाहते हैं। तो इस प्रभाव को क्या आप चुनाव के बाहर भी देख रहे हैं? बियॉन्ड दिस इलेक्शन भी आप बर्नी सैंडर्स की जो आइडियोलॉजी है, जैसे जिस तरह का बर्नी प्रचार हुआ सैंडर्स है। के जो मध्यस्थ हैं वो कहते हैं कि वो तभी जाएगा कि जब आप है ना हिलरी क्लिंटन से इस रेस से हटेगा, कि कोई वामपंथी या लेफ्टिस्ट उसमें वाइस प्रेसिडेंट की तरह अनाउंस करे। जो ये मुद्दे उठा रहा है वो कह रहे हैं कि हिलरी क्लिंटन को एम्ब्रेस करे, अपनी चुनाव का एक ना वो बनाए, उसके बाद ही विड्रॉ करेगा। तो अगर आप देखें तो एक मूवमेंट का कुछ हद तक शक्ल ले रखी है इसने, बर्नी सैंडर्स ने। यानी और कि अगर ये अपनी जगह कैलिफोर्निया बना के जीत रखने गया, वाले अगर हैं ये वो चुनाव के कैलिफोर्निया बाहर भी। जीत गया तो मैं सोच रहा हूँ कि हिलरी क्लिंटन के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और तरह तरह के आकलन चल रहे हैं कि अगर हिलरी क्लिंटन जाती हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी बर्नी सैंडर्स से इत्तेफाक नहीं करती है तो जो बाइडेन का नाम चल रहा है, एलिजाबेथ जो मिरेन है उनके बारे में बात चल रही है। हाँ हाँ, तमाम इस तरीके के आकलन लगाए जा रहे हैं। तो अभी भी जैसे कहते हैं ना कि चुनाव पूरी तरह खुला हुआ है, कांटे की टक्कर है, अभी जिस भी तरीके का predictable अल्फाज नहीं आप कहा लोग जा इस्तेमाल सकता, करते बिल्कुल। जी हैं हाँ। तो उस तरीके कांटे से की है। टक्कर है जी हाँ, अभी भी। कांटे की टक्कर है पूरी एम्बेसडर देखिए। मीरा शंकर, दो तरह के जो आइडिया ऑफ अमेरिका है वो ट्रंप और हिलरी क्लिंटन दे रही हैं। ट्रंप साहब फरमाते हैं कि अमेरिका जो है वो काफ़ी कमज़ोर देश है, जैसे कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिसकी की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ख़राब हैं, और देखिए बाहर से आके लोगों ने अमेरिका को चुरा लिया है, तमाम लोग यहाँ बस गए हैं, फॉरेन पॉलिसी से लेकर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ तक। और एक तरह से हिलरी क्लिंटन ये कह रही हैं कि वो इस तरह का इंप्रेशन बताते हैं जैसे कि अमेरिका एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। हिलरी क्लिंटन अपने को इस तरह बताती हैं जैसे कि वो अमेरिकन वैल्यूज़ जो है उसकी असली डिफेंडर वही हैं, वही उसमें विश्वास रखती हैं। तो ये जो दो आइडियाज़ हैं, एक वो अमेरिका जिस पर कि गौरव है और फ़ख्र है वहाँ अमेरिका के लोगों को, और एक नया अमेरिका बनाने का जो एक सपना दिखा रहे हैं ट्रंप, आपको लगता है कि ये दो सपनों के बीच भी चुनाव हो रहा है? दो सपनों के बीच में नहीं, मेरे ख्याल से ट्रंप ने अपनी उंगली उस नब्ज़ पे डाली है जहां आम जनता को अमेरिका में गुस्सा आ रहा है और एंजाइटी भी है कि आने वाले कल में क्या होगा। क्योंकि जो आर्थिक क्राइसिस हुई थी 2008 में, उससे अमेरिका पूरी तरीके से निकल नहीं पाया। निकल तो गया है पर जो रिकवरी हुई है इतनी मजबूत नहीं हुई है जितना कि लोग सोचते थे। और बेरोज़गारी ज़रूर कम हुई है। अगर उनके अमेरिका के फिगर्स देखें तो 10% से लेके अब 5% से भी कम है। और ये कहते हैं कि सन 1970 से ये सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। 1970 के बाद अब तक। हाँ, पर जिस तरह की नौकरियां आ रही हैं वो बिल्कुल नीचे वाले तबके की हैं। तो जो बीच का मध्यम वर्ग है उस पे दबाव पड़ रहा है और वो घटता जा रहा है। तो जो अमेरिकन ड्रीम जो कहलाती थी ना, जो लोग सोचते थे कि हम अगर काम करें तो हमारी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी आराम से गुजरेगी और जो हमारे बच्चे हैं हमारे से और अच्छा करेंगे। अब ये अमेरिकन ड्रीम लगता नहीं है सबको कि ये पूरी होगी, कि आने वाला तबका और आगे जाएगा। हो सकता है आने वाला तबका वहीं का वहीं रह जाए। नहीं तो क्या जो ट्रंप कह रहे हैं उस सपने में क्या उम्मीद है? ज़्यादा नौकरियां असल हैं? में ट्रंप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा प्रोटेक्शनिस्ट है कि बाकी लोगों ने हमारी नौकरियां चुराई हैं और मैं उनके जो इम्पोर्ट्स हैं उनके खिलाफ ड्यूटीज़ लगाऊंगा। चीन के ऊपर 40 या 45% ड्यूटी लगाऊंगा। अगर कोई नौकरियां बाहर भेजता है तो उनके ऊपर भी मैं प्यूनिटिव मेजर्स लूँगा। जैसे हिंदुस्तान में अगर कोई आउटसोर्सिंग करता है तो उनके ऊपर भी मैं प्यूनिटिव नहीं, लेकिन कई बार ये कहा जाता है ऐसा है कि वहाँ जो बदलाव हो रहा है आर्थिक, कुछ तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से है,
पर कुछ टेक्निकल चेंजेस, जो डिसरप्टिव टेक्निकल चेंजेस हैं, उसकी वजह से भी हो रहा है। अगर आप देखें, अब ड्राइवरलेस कार्स हो जाएंगी तो फिर ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो टिकट भरने वाला कोई नहीं, आप अपने आप भरिए। तो इतनी सारी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिससे लोगों की नौकरियां जा रही हैं और नई तरीके की नौकरियां आ रही हैं। लेकिन एम्बेसडर शंकर, ये बताइए फिलहाल कि जो ये बताया जा रहा है कि कई बार वो इस तरह की बातें करते हैं, बल्कि अक्सर इस तरह की बातें करते हैं जो बहुत व्यवहारिक नहीं है, जो कि बहुत डुएबल नहीं है, उसके बावजूद भी अमेरिकी जो जनता है वो क्यों विश्वास कर रही है उनका? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो पूरे उलटफेर की बात करते हैं। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि वो जो जनता है वो बदलाव चाहती है और उनका गुस्सा भी है और भय भी है। तो दोनों चीज़ों को लेके ट्रम्प अपनी नीति आगे रखते हैं कि जैसे कि इमिग्रेशन, अच्छा मेक्सिको से, लैटिन अमेरिका से लोग आ रहे हैं, उससे हमारा देश नीचे जा रहा है, मैं एक दीवार खड़ा कर दूंगा। अब आप यूरोप में भी देखिए तो इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ब्रिटेन में भी जो ब्रेग्जिट है, जो लोग कहते हैं कि ब्रिटेन को यूरोप छोड़ देना चाहिए, वो भी कह रहे हैं कि अगर हम छोड़ देंगे तो हम यूरोप के लोगों के लिए भी वैसा ही वीज़ा इंट्रोड्यूस करेंगे जो जैसे हिंदुस्तान से लोग जाते हैं उनके लिए काम करने के लिए। तो इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा, आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए मैं इस पर बात करूंगी। प्रोफेसर विजयलक्ष्मी, ये बताइए, फिलहाल कहा यह भी जा रहा है कि जो लोग नाराज़ हैं, दरअसल जो रिपब्लिकन वोटर्स हैं लेकिन ट्रंप की पॉलिसी से वो इत्तेफाक नहीं रखते, वो सहमत नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे मॉडरेट जो रिपब्लिकन वोटर हैं वो भी हिलरी क्लिंटन की तरफ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जी बिल्कुल, एक दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो है ये नया इलेक्टोरेट है, 2012 से ये शुरू हुआ है, वो जो ब्लैक्स ने बिल्कुल जिता दिया बराक ओबामा को। अभी आपने जो डाइवर्स इलेक्टोरेट जो देख रहे हैं आप, वो आपको नज़र में रख के कोई भी प्रेडिक्शन या कोई भी कैलकुलेशन करना चाहिए। दूसरी बात, आपको जो सोशल मीडिया रेवोल्यूशन जो हुआ है, जो ये टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही थी, जो इलेक्टोरेट है वो यंगर इलेक्टोरेट जो हैं उस पर बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ मोमेंटम, ये कपूर साहब जो बता रहे थे, वो मोमेंटम उस वजह से भी हो रहा है क्योंकि ये ऐसा है कि एक दूसरे से बात कर करके मुद्दा काफ़ी आइडियोलॉजिकल नहीं है। कॉलेज की ट्यूशन फ़ी माफ़ किया जाए, वो बहुत बड़ी सिद्धांतों वाली बात नहीं है। उसको कैसे आप पैसे लाएंगे वो सब आपके जिम्मा है भाई, ये मुझे चाहिए। तो एक विचार हमने दिया है। तो एक एज और इशू को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आइडिया मिल ही जाएगा कि कौन कहाँ जा रहा है और कितना मोमेंटम। लेकिन जो पार्टी के फाइनल डिसीजन होगा, जो भी कैलकुलेशंस और प्रोसीजर सब कुछ फॉलो करते हुए, अगर कंटेस्टेड कन्वेंशन हो जाती है, डिवाइडेड कन्वेंशन हो जाती है, जो भी हो जाती है, फिर उसके बाद कोई तो नतीजा निकलेगा और एक ही कंटेंडर होगा। उस समय जो है ये बर्नी सैंडर्स के लोग भी अभी से तैयार, मैं तो देख रही हूँ न्यूज़ रिपोर्ट्स, 3-4 इनसाइडर्स, उनके जो इनसाइडर्स हैं, उनके स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई कुछ तो हमें प्लान करना चाहिए। जैसे कि इसका जो सिद्धांत वाली पोजीशंस हैं, जैसे कि मिनिमम वेज जो $12 क्लिंटन ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हैं और वो भी कह चुकी हैं कि 15 तक मैं भी जा सकती हूँ। तो बर्नी का प्रोफेसर विजयलक्ष्मी, ये बताइए कि आर्थिक वाला इसका जो लब्बे लुबाब है वो ये निकल रहा है कि दरअसल बर्नी सैंडर्स से लेकर ट्रंप तक ये पूरे ओवरहॉलिंग की जो बात कर रहे हैं, पूरे तरीके से जो बदल देने की बात कर रहे हैं अमेरिका को, दरअसल ये चीज़ है जो लोगों को आकर्षित कर रही है। जी, एक तरफ से आप देखिए ट्रंप सपोर्टर्स, मैं कहती हूँ डर और भय, डर के आगे जीत है, ये तो आपको भी पता है। वो है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन दे ऑलवेज से व्हाट यू सी ऑन टीवी डू नॉट अटेम्प्ट इन रियल लाइफ। तो ये एक डर के थ्रू, आप फियर के थ्रू आप एक मैसेज भेज रहे हैं और उसमें इन्होंने ऑलरेडी बता चुके हैं कि भी इकोनॉमिक्स भी है, यू नो, इमिग्रेशन इज ए कल्चरल इशू, इकोनॉमिक इशू, फॉरेन पॉलिसी का भी इशू है। तो ये तीन है। तो खासकर फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, विदेश नीति बहुत महत्वपूर्ण है खासकर भारत के नज़रिए से भी। ये बताइए फिलहाल कि दोनों की जो पॉलिसीज़ हैं, क्या बराक ओबामा जैसी पॉलिसी रहेंगी अगर हिलरी क्लिंटन की हम बात करें, या जिस तरह की वो विदेश मंत्री रहीं उस दौरान जो उनकी नीतियाँ नहीं? हमारे सामने दरअसल एक उदाहरण है कि हम देख सकते हैं कि उनकी किस तरह की नीतियाँ थीं ईरान को लेकर, इराक को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर, और भारत यानी कि पूरा अगर साउथ एशिया मिला लिया जाए उसको लेकर किस तरह की नीतियों में फ़र्क देख रहे हैं आप ट्रंप और क्लिंटन की? फॉरेन पॉलिसी पे आने से पहले अगर आप इजाज़त दें, जो आपने सवाल पहले उठाया था कि ट्रंप साहब जब इस प्रकार के बड़े अजीब स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसी में ही देखिए,
उन्होंने चीन के बारे में जो शब्दकोश प्रयोग किया था, हम शायद टीवी पे कह भी नहीं सकते हैं, पर उन्होंने बलात्कार की बात की। और इसी प्रकार से उन्होंने और भी देशों के बारे में तरह तरह के बहुत ही अजीब शब्दकोश का उन्होंने प्रयोग किया था। परंतु अगर आप पूछें कि अमेरिका में तभी भी उनके लिए इतना सपोर्ट या समर्थन क्यों है, मुझे ये एक चीज़ याद आता है कि अमेरिका में भी शायद हमारे देश में लोगों को पता भी नहीं है कि एक ऐसा काफ़ी बड़ा संख्या है जो कि मानता है कि यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा संस्थान है जो कि अमेरिका के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। वहाँ पे वो ब्लैक हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं और कहते हैं कि साहब हमको अपने घर के अंदर गन भी रखना चाहिए अगर इस प्रकार का हमला हो। अर्थात ये कि उन्होंने, जैसे मीरा जी ने कहा है, एक ऐसा इम्पल्स को उन्होंने जागृत किया है किसी भी विषय के ऊपर। ये जो सपोर्ट बेस है, चाहे वो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस हो या मिड वेस्ट के लोग हैं जो कि बाहर के विदेश के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन्होंने उनके अंदर जो चिंताएं हैं, कह भी सकते हैं कि उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है या हार्नेस किया है अपने इलेक्टोरल जो फ़ायदा के लिए। और ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में नई बात नहीं है। हमारे देश में भी आप इलेक्शंस के समय पे देखिए, काफ़ी इस प्रकार का जो इमोटिव इश्यूज़ को लोग भड़काते हैं और इलेक्टोरल सपोर्ट लेते हैं। संक्षेप में जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी की जो आप दोनों के बीच में जो अंतर है, हिलरी क्लिंटन मैडम जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही हैं। अमेरिका के राजनीति में 8 साल वो व्हाइट हाउस में रही थी और काफ़ी वो एक प्रकार की एक्टिव स्पाउस थी, तो उनके अंदर उस प्रकार का अनुभव भी है। और कई खास मुद्दों के ऊपर उन्होंने काफ़ी, मैं कहूँगा कि जब वो ओबामा साहब के खिलाफ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के समय पे उन्होंने भी कई अजीब का शब्द को नहीं कहूँगा पर उनके खिलाफ उन्होंने पोजीशंस लिया था, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका के, मान लीजिए उस वक्त जो वेस्ट एशिया का पॉलिसी था। पर यदि वो व्हाइट हाउस के अंदर आ जाएंगे, मुझे लगता है कि उनके फॉरेन पॉलिसी में एक प्रकार का कंटिन्यूटी होगा। जहां तक ट्रंप साहब है, इस वक्त ये कहना कि चाहे वो चीन हो या रूस हो, उनको सबसे बड़ी खूबी मिल रहा है नॉर्थ कोरिया से। यानी कि अभी स्पष्ट सपोर्ट भी नहीं मिल गया जी। है कि व्हाट डज डोनाल्ड ट्रंप स्टैंड फॉर। ये एक कठिन सवाल है और जब उनसे पूछा जाता है, चाहे रिपोर्टर हो या उनके कोई ओपोनेंट, वो बात को निकाल देते हैं। और जब मैं बार बार आज ट्रंप साहब के बाद में सोच रहा था, मुझे लगता है कि आपको याद होगा, बच्चों को हम चाचा चौधरी का कॉमिक जो है ना वो पढ़ाते थे। तो अगर ये साबू हैं तो इनको एक खास और एक्सपीरियंस चाचा चौधरी जैसे एक टीम चाहिए, वरना उनकी जो फॉरेन पॉलिसी का जो अनुभव है बहुत ही कम है। और क्लिंटन मैडम ने इनके ऊपर आरोप कल ही लगाया, कहा कि क्या आप ऐसे आदमी को न्यूक्लियर बटन दे सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि इस प्रकार के आरोप भी हैं कि बिल्कुल इनएक्सपीरियंस व्यक्ति है। वॉर शुरू कर देंगे। संजय कपूर जी, भारत के नजरिए से आप कैसे देखेंगे? ऐसा नहीं है कि ट्रंप के सपोर्टर्स भारत में नहीं है? नहीं, ट्रम्प के तो सपोर्टर हिंदुस्तान, उनके लिए ट्रम्प के सपोर्टर्स बाकायदा बहुत सारे हिंदुस्तान में, और कई लोग सोचते हैं कि जो ट्रम्प के सपोर्टर हैं उसी तरीके के सपोर्टर्स ने हिंदुस्तान में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो एक पैरेलल दिखते हैं काफी हद तक। तो उसमें कोई, ये तो बहुत सिंपलिस्टिक और ये भी है कि जो लोग मोदी जी को यहाँ सपोर्ट करते हैं वो ट्रंप को अपोज कर रहे हैं। परंतु वहाँ पे एक बहुत बड़ा खौफ है कई सारे हिंदुस्तानियों के बीच में कि अगर ट्रम्प की जो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी है उसकी वजह से कई सारे हिंदुस्तानी हो सकता है वापस आने लगे। पूछ रहे थे तो उस खौफ को अभी तक एड्रेस नहीं करा गया है और ट्रम्प धीमे धीमे कई सारी चीज़ों को मेरे ख्याल से हो सकता है सॉफ्टन करें जब वो सेंटर में जाएं। अभी प्रिजम्पटिव हैं, जब है ना रिपब्लिकन कन्वेंशन उनको अगर डिक्लेयर कर देता है और किसी और वहाँ पे कुछ नहीं होता, तो हो सकता है कि अपनी कई सारी पोजीशन सॉफ्टन करें वो। परंतु उनकी जो तेवर, जो अंदाज लग रहे हैं वो, लेकिन भारत को पाकिस्तान को लेकर क्या कोई ऐसा हिंट, कोई ऐसा इंडिकेशन मिला है कि किस तरह की पॉलिसी होगी उनकी साउथ एशिया में? अभी तक उन्होंने इस सब चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी है। उनका जो इस समय एक फोकस है अमेरिका के अंदर इस तरीके का उन्माद पैदा करना जिससे कि उनको सपोर्ट मिले। उनको अगर आप टीवी पे देखें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है बाकी डेमोक्रेटिक जो कैंडिडेट्स हैं उनको मेरे ख्याल से 1/4 मिलता है और इनको उतना मिलता है। इस पर भी काफ़ी खबरें छपी हैं कि जो पूरा ऑब्सेशन है मीडिया का ट्रंप के बारे में, ये भी काफ़ी हद तक उन्हें फ़ायदा पहुंचा। आपको याद हो तो बर्नी सैंडर ने एजिटेट किया था, उसके जो सपोर्टर्स हैं CNN के बाहर कि भैया हमको भी थोड़ा बहुत समय दो। वो लोग देते नहीं थे बिकॉज ही सच अ, उनका तो पूरा सर्कस रहता है ना जिस तरीके से वो पूरा हिसाब किताब करते हैं। और जैसे कुछ लोगों ने बोला कि एक कैंडिडेट को कवर करना बहुत आसान है जो कि डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें जुड़ी, जैसे सैन होजे में हुआ तो फिस्टिकफ्स भी हैं, लड़ाई भी हो रही है, नारेबाजी भी हो रही है, तो पूरा दी एंटायर रेंज ऑफ इमोशंस अवेलेबल। हिलरी क्लिंटन में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वो थोड़ी कंजर्वेटिव हैं और उनको देखते देखते दुनिया बूढ़ी हो गई। चलिए, तो फिलहाल जो अब चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और ये देखना होगा कि आखिर इसके बाद कौन फाइनल उम्मीदवार हमारे सामने निकल कर आते हैं।
फिलहाल इसका इंतजार करेंगे और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।